नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो खबर उत्तराखंड में सबसे पहले बात करेंगे भगवानपुर की, जहां भगवानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि भगवानपुर में पूर्व सीएम हरीश रावत पहुंचे गांव कुंजा बहादुरपुर। बताया जा रहा है कि किसान पदयात्रा में पूर्व सीएम हरीश रावत पहुंचे हैं। साथ ही बता दें आपको कि कुंजा बहादुरपुर गाँव से इकबालपुर शुगर मिल तक पद यात्रा निकाली गई है। वहीं बताया जा रहा है कि विधायक ममता राकेश, फुरकान सहित कई कार्यकर्ता पदयात्रा में शामिल भी हुए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको भगवानपुर से दे रहे हैं, जो आपको बता दें कि भगवानपुर में पूर्व सीएम हरीश रावत पहुंचे हैं। साथ ही आपको बता दें कि गांव कुंजा बहादुरपुर में हरीश रावत ने पहुंचकर किसान पदयात्रा में पहुंचे। साथ ही कुंजा बहादुरपुर गांव से इकबालपुर शुगर मिल तक पदयात्रा निकाली गई है। वहीं विधायक ममता राकेश, फुरकान सहित कई कार्यकर्ता पदयात्रा में भी शामिल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भगवानपुर से। आपने अब तक एनएसजी, मार्कोस और पैरा कमांडो को एक्शन में देखा होगा। ऐसे में अब आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तराखंड पुलिस की महिला कमांडो फोर्स। आपको बता दें, फोर्स जल्द पूरे देश के लिए मिसाल बनने वाली है। ये उत्तराखंड पुलिस की बाज वही कमांडो है जिन्हें हर मुश्किल हालात के लिए तैयार किया जा रहा है। इनकी कड़ी ट्रेनिंग सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है और देर रात तक चलती है। इस ट्रेनिंग के जरिए इन्हें फौलाद का बनाया जा रहा है, ताकि सामने आने वाले किसी भी चुनौती को पल भर में निपटाया जा सके। वही उत्तराखंड पुलिस ने अपनी चुनी हुई 22 महिला अफसर और कांस्टेबल की ट्रेनिंग नरेंद्र नगर में करवा रही है। महिला कमांडो की ट्रेनिंग के लिए इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड अपनाए जा रहे हैं, ताकि देवभूमि के कमांडो किसी से भी पीछे न रहे। ट्रेनिंग के बाद इन्हें दुश्मनों के सामना करने का मौका मिलेगा। वहीं इस ट्रेनिंग के लिए खास महिला कर्मियों को चुना गया है। आपको बता दें कि आतंकवादियों के हर गतिविधि को नाकाम करने के लिए उत्तराखंड एंटी टेररिस्ट स्क्वाड विंग में पहली बार महिला कमांडो दस्ते को शामिल किया जा रहा है। पहले हरिद्वार, फिर नरेंद्र नगर में इन महिला कमांडो के दस्ते को बेसिक ट्रेनिंग दी जा रही है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि पहली बार उत्तराखंड पुलिस में महिला कमांडो तैयार किए गए हैं और इनको उत्तराखंड एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में शामिल करेंगे। इतना ही नहीं, इन महिला कमांडो की पहली ड्यूटी महाकुंभ में लगाई जाएगी और इन सभी महिला कमांडो को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने डेमो होगा। आज की तारीख में किसी से कम नहीं है। महिला अभी इतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितने आदमी हैं, और आदमी सोचता है कि कमांडो खाली वही बन सकता है। मैं दिखाना है कि अगर इच्छा शक्ति हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो महिलाएं भी आदमियों से कम नहीं है। कितनी महिलाएं हैं ये, और इनको डायरेक्ट भर्ती कराया या फिर पुलिस में से इनका सिलेक्शन करवाया? नहीं, ये 22 का दस्ता तैयार हुआ और ये डायरेक्ट भर्ती नहीं है। पुलिस के अंदर ही जो भी पुलिस और पीएससी में महिलाएं पहले से थी, उन्हीं से उनकी चॉइस मांगी, ऑप्शन मांगी, फिर उनकी फिटनेस वगैरह देखी और फिर 30 से ज़्यादा इकट्ठी हुई थी। उनमें से 22 को जो है सुपर फिट पाया गया, जो कमांडो ट्रेनिंग के लिए उपयुक्त पाई गई, तो उनको 22 को तैयार किया गया। अच्छा सर, आपने बताया था कि जो महिला अपराधी होती हैं उनको टैकल करने के लिए एक कमांडो दस्ता हमारा ये भी काम करेगा। देखिए, आज की तारीख में बेसिकली जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, वो कई बार आपको पता है वो महिलाओं को भी यूज कर रहे हैं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में, एंटी टेररिस्ट गतिविधियों में। तो ऐसे में अच्छा होगा कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में भी जो है महिलाएं रहें। सर, कुंभ में किस तरह से काम करेगा ये दस्ता? कुंभ में हम एटीएस का डिप्लॉयमेंट करेंगे किसी भी प्रकार की आशंका के दृष्टिगत। अगर कोई राष्ट्र विरोधी ताकतें कोई ऐसा अटेम्प्ट करती है तो हमारे एटीएस के दस्ते तैनात रहेंगे। सर, किस तरह का प्रशिक्षण है, कठोर प्रशिक्षण दिया गया है जैसे सेना में दिया जाता है? कितने दिनों का प्रशिक्षण के दौरान? देखिए, कमांडो कोर्स अपने आप में टफेस्ट कोर्स है पुलिस का, तो उसके पूरी सारे नॉर्म्स उसके पूरे कराए जा रहे हैं। उसमें कोई एक भी चीज़ में कहीं भी कमी नहीं की जा रही। फिजिकल फिटनेस हो या कि शूटिंग हो, आर्म्स ट्रेनिंग हो, हर चीज़ में 100% जो पुरुष कर रहे हैं वही महिलाओं से कराया जा रहा है। उत्तराखंड में पहली बार हो रहा है ये महिला का, कि पहले भी इससे पहले कोई इस तरह का तैयार किया गया? ट्रेनिंग कराई गई थी एक बार चेन्नई, किंतु उनको महिला कमांडो दस्ते में शामिल नहीं किया गया किसी भी का। तो हम इसको पूरी तरह से एटीएस के एक विंग बना देंगे। अच्छा सर, कल से पुलिस चीता का भी स्वरूप बदलने जा रहा है। क्या क्या वेपन्स, क्या अत्याधुनिक रहेगा? बेसिकली उसको स्मार्ट बनाने का प्रयास है।
जिससे कि उनका रिस्पॉन्स टाइम बेटर हो, उनकी अकाउंटेबिलिटी बेटर हो, उनको शॉर्ट वेपन दिए जाएंगे। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सितारगंज पहुंचे, जहां सीएम ने वहां एक प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा ने बताया कि इस अस्पताल से जनता को काफ़ी फायदा पहुंचेगा। जो लोग बीमारी के चलते बाहर जाने को मजबूर थे, उनको अब सारी सुविधाएं सितारगंज के इस अस्पताल में ही मिल सकेंगी। आपको बता दें खबर सितारगंज से है, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सितारगंज के एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा ने जानकारी दी है कि इस अस्पताल से जनता को काफ़ी फायदा मिलने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग बीमारी के चलते बाहर जाने को मजबूर थे, उनको अब सारी सुविधाएं सितारगंज के इस अस्पताल में उपलब्ध हो जाएंगी। कल रात में उनसे निवेदन किया था कि हमारे सितारगंज क्षेत्र में एक प्राइवेट हॉस्पिटल बन रहा है, जिससे कि क्षेत्र की जनता को बहुत आराम मिल सकता है। हाई स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो, और उनसे निवेदन किया था कि अगर आप जाने लगता आ रहे तो आप सितारगंज जाके उसका उद्घाटन कर दीजिए। तो अभी मुझे कंफर्मेशन आई है कि 2 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी उस अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए सितारगंज पहुँचेंगे, और उसके बाद यहीं से हवाई हेलीकॉप्टर से वापस देहरादून चले जाएंगे। मैं क्षेत्र की सारी जनता को आमंत्रित करता हूँ कि आप लोग आइए और मुख्यमंत्री जी का हौसला बढ़ाइए और क्षेत्र की अच्छी योजनाओं 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए सितारगंज बीजेपी मंडल कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। आपको बता दें कि कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए नवीन भट्ट निराला को मीडिया प्रभारी और अरविंद चौरसिया को सोशल मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा युवा मोर्चा, जनजाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, महिला और ओबीसी मोर्चा की भी जिम्मेदारी बांटी गई है। वहीं रामलीला सभागार में विधायक सौरभ बहुगुणा ने फूल मालाओं के साथ नए पदाधिकारियों का स्वागत किया है। साथ ही कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिव कुमार मित्तल और उदय राणा भी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि रामलीला सभागार में विधायक सौरभ बहुगुणा ने फूल मालाओं के साथ नए पदाधिकारियों का स्वागत किया है। वहीं खबर सितारगंज से है, जहां आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए सितारगंज बीजेपी मंडल कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए नवीन भट्ट निराला को मीडिया प्रभारी और अरविंद चौरसिया को सोशल मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसके अलावा युवा मोर्चा, जनजाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा और महिला, साथ ही ओबीसी मोर्चा की भी जिम्मेदारी बांटी गई है। वहीं रामलीला सभागार में विधायक सौरभ बहुगुणा ने फूल मालाओं के साथ नए पदाधिकारियों का स्वागत भी किया है। जितने भी नए पदाधिकारी बने हैं, चाहे वो मंडल मोर्चों के हों, चाहे वो हमारे मंडल के हों, चाहे वो जिले के हों, प्रदेश के हों, सबको आज हमने यहाँ पर सम्मानित किया है। और सबसे सिर्फ एक ही विनती करी है कि पार्टी ने आप सबके ऊपर आस्था जताई है, आप सबको सम्मानित किया है पद दे के। और कहीं ना कहीं ये 2022 का चुनाव नज़दीक है, तो सब सक्रिय रूप से पार्टी की सेवा करें, पार्टी के जो रीति और नीति है उनको जन जन तक पहुँचाएँ, सरकार की जो योजनाएँ हैं वो जन जन तक पहुँचाएँ। और जो एक हमारे 2017 के चुनाव में एक नारा था, हमारा बूथ सबसे मजबूत, उस पर वापस काम शुरू करके बूथों को मजबूत करने की एक घनसाली के बीजेपी विधायक शक्तिलाल शाह ने संगठन और विपक्षी लोगों पर धर्मांतरण कर को लेकर साजिश करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि शक्तिलाल का कहना है कि कुछ लोग राजनीतिक द्वेष के चलते उनके और उनके परिवार के बारे में धर्मांतरण को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें फैला रहे हैं और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि वो और उनका परिवार काफ़ी पहले से बीजेपी से जुड़े हैं और पार्टी के रीति नीतियों को मानते हैं। मैंने इन लोगों को आज आपके माध्यम से चेतावनी दे चुका हूं, इनको मैं बेनकाब करने का काम करूंगा। अभी समय आने पे आपको सब पता चल जाएगा। क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं आप? मैं ये भी आपको सब पता चल जाएगा। कहीं विपक्षी दल का षड्यंत्र है, क्या मानते हैं, किस हिसाब से? ये षड्यंत्रकारी हैं। अब इनको कहा ना कि इनको कुछ मुद्दा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमने विकास के कामों में बहुत अच्छे काम करने का हमने प्रयास किया है, बड़ी शालीनता से हमने कार्यकर्ताओं को लेके चले हैं, इसलिए अब इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। अब ये मेरे व्यक्तिगत चरित्र पर उंगली उठाने की बात कर रहे हैं, मेरे परिवार को बदनाम।
केंद्र और राज्य में बीजेपी सरकारों की जनविरोधी नीतियों से तिलमिलाए कांग्रेसियों ने विकासखंड नारायणबगड़ में मंगलवार को आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया, जहां बैठक में जनपद चमोली और पिंडर घाटी के दौरे पर आए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रकाश जोशी के बतौर पर्यवेक्षक मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने का संकल्प लिया गया। वहीं इस दौरान उपस्थित पार्टी और पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोशी से अपने धरातली अनुभवों को साझा करते हुए आगामी विधानसभा चुनावों को एकजुट होकर पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने का संकल्प लिया। साथ ही वहीं आपको बता दें कि मंगलवार को पंती के पिंडर व्यू होटल में आयोजित बैठक में पहुंचे जोशी को कांग्रेसकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं बैठक में स्थानीय स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पार्टी पुनः उभार के लिए दिए गए तमाम सुझावों पर गदगद दिखाई दिए। आपको बता दें कि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से कहा कि 2022 के विधानसभा चुनावों में पार्टी बहुमत के साथ राज्य में सरकार बनाने जा रही है, जिसके लिए प्रत्येक पार्टी कार्यकर्ता को बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना होगा। उनको धन्यवाद करता हूं कि आज आप लोग हमारे बीच में आए। अभी हमारे केंद्रीय जो सचिव हैं, पूर्व सचिव हमारे बीच में आए प्रकाश जोशी जी, उससे हमारे कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा आई है और इससे सभी कार्यकर्ताओं को जो भी दिशा निर्देश थे उन्होंने पूरे कार्यकर्ताओं के सम्मुख रखे और सारे कार्यकर्ताओं ने अपनी खुल करके अपनी बात उनके सम्मुख रखी और जो भी निष्कर्ष निकला तो मुझे तो ये लग रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस को उसका काफ़ी फायदा मिलेगा और 2022 का जो चुनाव है उसमें हमें पूर्ण सहयोग उनका रहेगा। राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व से लेकर और ब्लॉक के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब लोग हम एक होकर के जिसे भी कांग्रेस पार्टी हाथ का चुनाव निशान का जो सैंपल जिसे मिलेगा उसके साथ हम कंधे से कंधे मिला करके आगे बढ़ेंगे। मैं इससे ऐसा नहीं है, किसी ने भी ये नहीं कहा मित्र विपक्ष की बात, हमने ये कमज़ोरी की बात ज़रूर करी कि हमें अपने कार्यक्रमों में एक विपक्ष के नाते उन कार्यक्रमों को और धार देनी होगी और मजबूती से जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाना पड़ेगा। इस पर सबकी सहमति थी। तो ठीक है, जो ये एक बहुत अच्छे सुझाव आए हैं कि हमें एक मजबूत विपक्ष के रूप में और अधिक आक्रामकता दिखाने की ज़रूरत है, तो आपको आने वाले दिनों में वो परिवर्तन अपने आप दिखाई देगा। थराली विधानसभा में आपके सामने अभी भी कितने संभावित उम्मीदवार हैं? नहीं, मेरा वो काम भी नहीं है, मैं उस काम के लिए आया भी नहीं था। हम तो संगठन में आपस में सुझाव लेने के लिए, बातचीत करने के लिए अपने परिवार के लोगों से मिलने आया था। मेरा काम नहीं, पार्टी हाईकमान का काम होता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी, प्रदेश इलेक्शन कमेटी होती है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होती है। जब वक्त आएगा चुनाव का तो उस पर। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश उपाध्यक्ष रणजीत रावत की अगुवाई में प्रदर्शन किया, जहां हाथों में तख्ती और सर पर सिलेंडर रखकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बाजार के कई रास्तों पर पदयात्रा जुलूस निकाला। वहीं रामनगर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी स्वागत रैली निकाली। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की रैली आमने सामने से आ गई। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सामने सरकार शर्म करो की नारेबाजी की। वहीं इस मौके पर रणजीत सिंह रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम है, पर बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है। अगर सरकार जल्द ही तेल की कीमतों को कम नहीं करेगी तो कांग्रेस का प्रदर्शन और तेजी से बढ़ेगा। देखिए, जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, पिछले 15 दिन से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और रसोई गैस में जो है 800 रुपये के दामों पर रसोई गैस पहुंच गई है। सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है। जनता में त्राही त्राही है। इसीलिए आज पूरे देश में ये नारा लग रहा है कि हम दो हमारे दो, डीजल 90 पेट्रोल 100। और आज हमारे कार्यकर्ता थाली लेके भी उतरे हैं, क्योंकि लोगों की थाली खाली है, उनके जेब में पैसा नहीं है, रोजगार है नहीं और जो बाजार में खाद्य पदार्थ है उनकी पहुंच से बाहर हो गए। ये आक्रोश जनता का आज सड़कों पर है। सितारगंज के मुख्य चौक पर दर्जनों यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर पेट्रोल, डीजल और रसोई के रोजाना बढ़ रहे दामों के विरोध में नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंका। वहीं यूथ कांग्रेसियों का कहना है कि केंद्र सरकार 2012-13 में जनता से वादा किया था कि पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दाम घटाए जाएंगे, लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद रोजाना ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। साथ ही कहा कि आम आदमी के लिए वाहन चलाना मुश्किल होता जा रहा है और आसमान छू रहे पेट्रोल, डीजल के दामों से आमजन की कमर टूट गई है।
आज जो इतने दाम बढ़ गए हैं उससे ऐसा तो नहीं है किसी एक वर्ग को, एक व्यक्ति को उससे नुकसान होगा, उससे तो हर जनता के हर एक व्यक्ति को नुकसान होगा। उसकी वजह से डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाएगी, फल सब्जियां महंगी हो जाएगी, दाल आटा महंगा हो जाएगा। आज हम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, किराया बढ़ जाएगा। तो इसी नाराज़गी को लेकर आज यूथ कांग्रेस के सारे जनों ने आज एकत्रित होकर मोदी सरकार का पुतला दहन करा है और लोगों से अपील करिए कि इस बढ़ती महंगाई के विरोध में लोग सड़कों पे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इनका विरोध करें। आज यूथ कांग्रेस ने जो किया है, आज यहाँ पे हमने नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है। इसलिए किया है क्योंकि जब 2012-13 में इन्होंने वादे किए थे कि हम पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, 300 रुपये सिलेंडर मिल रहा था, आज वो 800 रुपये हो गया है। आज हमारी माँ बहनों के घरों में रसोइयाँ जो जल रही हैं वो भी नहीं जल पा रही हैं। डोईवाला के लच्छी में बना टोल टैक्स शुरू होने के दिन से ही विवाद में था। वहीं लोकल लोगों से टोल वसूल होने से डोईवाला के लोग बेहद नाराज थे। कई बार टोल प्लाजा पर राजनीतिक पार्टियों ने भी प्रदर्शन किया और लगातार टोल फ्री करने की मांग को देखते हुए डोईवाला के बीजेपी नेता विनय कंडवाल, जिला उपाध्याय विक्रम सिंह नेगी की अगुवाई में सीएम के ओएसडी धीरेन्द्र पवार से टोल टैक्स फ्री करने की बात कही, जिस पर सीएम के दिशा निर्देश पर ओएसडी धीरेन्द्र पवार ने लच्छीवाला टोल प्लाजा के अधिकारियों से बात की और क्षेत्र के लोगों को टोल मुक्त रखने के निर्देश दिए, जिस पर टोल प्लाजा अधिकारियों ने सीएम के निर्देश को मानते हुए डोईवाला की जनता को टोल फ्री करने की घोषणा की, जिस पर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष विक्रम सिंह नेगी ने सीएम के साथ ओएसडी धीरेन्द्र पवार का आभार जताते हुए धन्यवाद दिया। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विशेष कार्य अधिकारी धीरेन्द्र सिंह पवार जी ने हम दोनों को वहां बुलवाया, जनप्रतिनिधियों को और टोल प्लाजा के संचालक को, और मध्यस्थता करते हुए क्षेत्रवासियों के लिए ये एक बहुत सकारात्मक प्रयास रहा। और जितने भी यहाँ पर हमारे डोईवाला क्षेत्र के निवासी हैं, हमारी जो टोल संचालक है उनसे जो वार्ता हुई है उसमें यह निश्चित किया गया है कि समस्त स्थानीय निवासी जो डोईवाला क्षेत्र के हैं वो फास्टैग अपनी गाड़ी पर लगवाएंगे और अपना गाड़ी का नंबर वहां पर नोट करा देंगे। जब वो टोल से गुजरेंगे तो उनका जो फास्टैग लगा होगा उससे कोई पैसा नहीं कटेगा, वो निःशुल्क वहां से गुजर। डोईवाला की चीनी मिल में चल रहा किसानों का आंदोलन राज्य मंत्री करण सिंह बोरा से बातचीत के बाद समाप्त हो गया। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष दलजीत सिंह की अगुवाई में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना चल रहा था। वहीं किसानों का आरोप था कि डोईवाला शुगर मिल प्रशासन हमारी अनदेखी कर गन्ने की सप्लाई को प्रभावित कर रहा है, जिसके साथ साथ किसानों का भुगतान भी समय पर नहीं हो पा रहा है। वहीं गन्ने का मूल्य भी निर्धारित नहीं किया जा रहा है। वहीं इन तीनों मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा के किसान पूरे दिन शुगर मिल पर प्रदर्शन करते रहे, जिसके बाद राज्य मंत्री करण सिंह बोरा ने आकर किसानों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना और मिल प्रशासन के साथ बात कर सभी मांगों पर सहमति बनाई, जिसके बाद किसानों को समझाया और समस्याओं के साथ समाधान की बात कही, जिसके बाद किसानों ने आंदोलन समाप्त किया। देखिए, जिस तरह से माननीय हमारे राज्य मंत्री जी आए हैं यहाँ पे, उनके द्वारा हमारी काफ़ी जो है किसानों की बात को रखा भी गया और मनवाई भी गई बहुत हद तक। हम उनकी जो है इनकी जो कार्यशैली है इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी और खुश भी है कि किसानों के लिए एकदम से खड़े हो जाते हैं। और दूसरी बात एक और है कि यदि रेट की बात पर अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो मैं दोबारा से ये बालियान जी की बात को रिपीट करता हूँ कि किसान जो है आंदोलन के लिए बातें रहेगा और इन चीज़ों पे सरकार को सोचना भी चाहिए। देखिए, हर तरफ से डीजल पेट्रोल हर चीज़ की रेट बढ़ गई है। अल्टीमेटली जो खेती है वो डिपेंड हो चुकी है डीजल पे और मशीनरी पे। हमारा डोईवाला क्षेत्र किसान बाहुल्य क्षेत्र है। किसान सभी हमारे भाई हैं, मैं स्वयं भी किसान हूँ और किसान के दुख दर्द को हम सब लोग समझते हैं। हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे किसान भाई पहुँचे हैं, उनके प्रतिनिधि पहुँचे हैं, सब लोगों को किसानों की चिंता है और इस मैटर को हमने गंभीरता से लिया और मैं इसलिए अपने किसान भाइयों के बीच आया हूँ। मैंने शुगर मिल प्रशासन से वार्ता की और हमारे किसान प्रतिनिधि भी उस वार्ता में शामिल हुए और सबकी सहमति से इसका समाधान निकाल लिया गया है। अब सुचारू रूप से फैक्ट्री प्रारंभ कर दी जाएगी। हल्द्वानी कोतवाली के मेडिकल चौकी से छात्रा लापता हो गई, जिसके बाद से परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि बीकॉम फर्स्ट ईयर की छात्रा मुस्कान सोमवार सुबह 9 बजे अपने घर हिमालय फार्म से कॉलेज के लिए निकली थी और आखिरी बार 10:30 बजे परिजनों से उसकी बात हुई थी, जिसके बाद उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ गया और तब से लेकर अभी तक उसका नंबर बंद है। सब जगह खोजबीन करने के बाद जब मुस्कान का कहीं पता नहीं चला तो परिजनों ने कोतवाली आकर बेटी की बरामदगी की गुहार लगाई। वहीं एसपी सिटी जगदीश चंद्र का कहना है कि पुलिस टीम लापता छात्र की बरामदगी के लिए लगातार प्रयास कर रही है और उसका मोबाइल सर्विलांस में लाया गया है। जल्द ही छात्रा को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। ये कल 8:30 बजे घर से निकली थी तो हमने इसे ऑटो में उठाया था तो महिला डिग्री कॉलेज के लिए। उसके बाद 11:30 बजे का फ़ोन आया कि मम्मी मैं आ रही हूँ,
और 11:30 बजे फ़ोन इसका आते ही उसके बाद थोड़ी देर बाद स्विच बंद हो गया इसका। उसके बाद हमने कहा 11:30 घर पहुंच जाएगी, उसके बाद 11:30 घर नहीं पहुंची, स्विच बंद, कल से अभी तक स्विच बंद जा रहा है। हम कहते हैं कि हमने यहाँ पे रिपोर्ट दी तो हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन जल्दी जल्दी उसे ढूंढे, हमारी बच्ची हमें मिल जाए। ये मामला मेडिकल चौकी क्षेत्र का है। उस क्षेत्र के रहने वाली एक नवयुवती कल डिग्री कॉलेज के लिए निकली थी और उसके बाद देर सायं तक अपने घर नहीं पहुंची। परिजनों ने इसकी सूचना थाना हल्द्वानी में दी है। उनकी सूचना पे धारा 365 IPC में मामला पंजीकृत किया गया है। लड़की के मोबाइल नंबरों की डिटेल खंगाली जा रही है और पता किया जा रहा है कि वो कहाँ पे उसकी लोकेशन होगी। टीम इसमें काम कर रही है, जल्दी ही जो गई है युवती उसको बरामद कर लिया जाएगा। रुद्रपुर की 31वीं वाहिनी PSC में तैनात महिला कांस्टेबल ने आत्महत्या का प्रयास किया है। आपको बता दें कि महिला कांस्टेबल एकता चौधरी ने अपने शरीर पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिसके बाद महिला कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल महिला कांस्टेबल को रुद्रपुर स्थित जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टर ने हायर सेंटर हल्द्वानी रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि महिला कांस्टेबल के पति का कुछ साल पहले देहांत हो गया था, जिसके बाद पति की जगह महिला कांस्टेबल को नौकरी मिली थी। वहीं महिला कांस्टेबल ने अपनी स्कूटी से पेट्रोल निकालकर अपने ऊपर डाल लिया और खुद को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी और आनन फानन में महिला कांस्टेबल को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं फिलहाल पुलिस महिला कांस्टेबल की आत्महत्या के प्रयास की वजह जानने में जुटी हुई है। इस बीच बड़ी खबर लक्सर से है, जहां लक्सर में अवैध खनन के खिलाफ SDM और तहसीलदार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि मछली पालन की आड़ में अवैध खनन किया जा रहा था, जिसके बाद सूचना पर SDM और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और 2 JCB मशीनों को जब्त कर लिया। वहीं बताया जा रहा है कि खनन माफियों पर SDM तहसीलदार ने शिकंजा कसा है। साथ ही मौके पर भारी पुलिस के साथ लक्सर SDM और तहसीलदार भी मौजूद रहे हैं। बताया जा रहा है कि तहसील क्षेत्र के बाहलपुरी गांव में ये पूरा अवैध खनन का खेल खेला जा रहा था। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं लक्सर से, जहां अवैध खनन के खिलाफ SDM और तहसीलदार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जहां आपको बता दें कि मछली पालन के आड़ में अवैध खनन किया जा रहा था, जिसकी सूचना पाते ही SDM और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। साथ ही दोनों ने 2 JCB मशीनों को जब्त कर लिया। उत्तराखंड OBC आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर कल्पना सेनी ने टिहरी में विभागों की समीक्षा बैठक लेते हुए कहा कि OBC के छात्र छात्राओं को समय समय पर छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाए। इसी वर्ग के लोगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए गांव में शिविर लगाया जाए। जिला सभागार में आयोजित बैठक में OBC आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर कल्पना सेनी ने कहा कि राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाए और विकास योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचने लगे। OBC के लिए बनी योजनाओं पर गंभीरता से कार्य किया जाए ताकि उन्हें योजनाओं का लाभ मिल सके। वहीं PG कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रेणु नेगी ने छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था करने की मांग की और लिखित में आयोग को प्रस्ताव भेजने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने डिग्री कॉलेज में बुक बैंक बनाने के भी निर्देश दिए, जिससे सीनियर छात्राओं को पुस्तकें दान कर जूनियर छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही उन्होंने राजस्व विभाग को समय पर OBC प्रमाण पत्र जारी करने को भी कहा। उस योजना की पूरी जानकारी रखता हो, ऑनलाइन सारी ही बातों को जान जाता हो, ऐसा नहीं होता। हम नियमों के साथ साथ मानवीय संवेदनाएं भी रखें और समय समय पर शिविर लगाएं या इस तरह का कोई भी कार्यक्रम बनाएं कि जन सामान्य को उस योजना की पूरी जानकारी भी हो और उसको पोस्ट ऑफिस से आपके पार्सल की डिलीवरी में अब कोई लेट लतीफ़ी नहीं होगी, क्योंकि भारतीय डाकघर ने अब मॉडल डिलीवरी सेंटर की शुरुआत कर दी है, जिसके माध्यम से उसी दिन आपके पार्सल की डिलीवरी हो जाएगी। दरअसल हल्द्वानी मुख्य डाकघर के पोस्टमास्टर चंद्रशेखर परगाई ने बताया कि पार्सल का कारोबार बढ़ता जा रहा है। लोग ऑनलाइन सामान की डिलीवरी भी करते हैं, लिहाजा डाकघर भी अपने आमदनी बढ़ाने के लिए डोर टू डोर वितरण प्रणाली मजबूत करेगा। मॉडल डिलीवरी सेंटर में पार्सल के रखरखाव ट्रेनिंग के साथ साथ सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। साथ ही पार्सल आने के बाद उसकी छटनी कर डिलीवरी का काम शुरू हो जाएगा। भारत सरकार ने भारतीय डाक विभाग को एक मॉडल डिलीवरी सेंटर बनाने के
आदेश दिए थे, उसके तहत हल्द्वानी में भी नोडल डिलीवरी सेंटर हमारा काम कर रहा है, जो केवल पार्सल के डिलीवरी के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स देता है। और आपका पार्सल आ जाता है तो हम उसको मैकेनाइज्ड वे में अपनी गाड़ियों के द्वारा आज ही के दिन में कस्टमर उसके एड्रेस ही तक बंटवाने का काम सुनिश्चित कर रहे हैं। उसके लिए हमारी डाक पार्सल आते ही उसका प्राप्त करना, उसकी छटाई, उसका रखरखाव और उसकी ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और उसकी सेफ्टी के लिए CCTV कैमरा आदि सब व्यवस्थाएं हमारे यहाँ अलग से एक भवन का निर्माण करा करके बनाई। रुड़की की खानपुर विधानसभा के मिलाप नगर में पिछले 10 सालों से पानी की निकलने की समस्या लगातार बनी हुई है, जिस पर शासन प्रशासन कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं है, जबकि स्थानीय लोग बार बार शिकायत भी करने लगते हैं। उसके बावजूद भी स्थानीय लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। खानपुर के विधायक और क्षेत्र के नेता सब कुछ जानने के बावजूद यहाँ पर रहने वाले लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि खानपुर विधानसभा में बीजेपी के विधायक हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन लगातार 4 बार के विधायक भी इस समस्या का समाधान नहीं करा पाए। वहीं स्थानीय लोगों ने सब जगह शिकायत करने के बाद मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाई है, जिसके बाद अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि सब कुछ जानने के बाद भी स्थानीय नेता, विधायक और अधिकारी कब तक लोगों को इस समस्या से छुटकारा दिला पाते हैं। ये तो कई वर्षों से जो है पानी भराव की समस्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये खाली पानी नहीं है, इसमें सीवर का पानी भी है, वैसा भी जो है गंदा पानी भी है। इसी से लोग वाग को आना जाना पड़ रहा है, बच्चों को आना जाना पड़ रहा है। गंदगी लोगों के घरों में घुस रही है, जो है सरकार की कमी है सीधा बिल्कुल। कई वर्षों से ना तो यहाँ से विधायक ने शिकायत की गई, हाँ कई बार कहीं को दिखाया भी यहाँ पर। ये तो समस्या बहुत दिनों से चल रही। कौन सी जगह है? ढेरना फाटक मिलाप नगर। तो समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, कुछ नहीं हो रहा। किसको गलत ठहराया गया? ये तो सारे ये जो है विधायक उद्योग सभी, ये तो सबको दिखा दिया हमने, कभी भी कोई भी नहीं कुछ कर रहा। कैसी समस्या आप लोगों के सामने आती है? देख लो, पानी भरा पड़ा, बच्चों की परेशान नहीं, हम खुद परेशान नहीं, पानी में निकल कर फटक पर जा रहे, बच्चे बड़े सभी। कितने सालों से समस्या है? उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त न्यू विनर्स शैक्षिक वेलफेयर सोसाइटी का सेंटर आवास विकास रुद्रपुर में खुल गया है। संस्था के अध्यक्ष और प्रिंसिपल रेशमा खान ने बताया कि सभी को शॉर्ट हैंड टाइपिंग सेंटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभागों में आयोजित स्टेनो, आशुलिपिक और प्रतियोगिता की तैयारियों में मदद मिल सके। ऋषिकेश के कांग्रेस भवन में NSUI के महानगर अध्यक्ष सेवा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार उत्तराखंड में पढ़े लिखे युवा वर्ग के नौजवानों को नौकरी देने में असफल है। डिग्री लेने के बाद भी युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है। सरकार से अपील है या तो युवाओं को नौकरी दे या फिर उनकी डिग्री वापस ले ले। वहीं NSUI अध्यक्ष शिवा सिंह ने बताया कि 26 तारीख को CM आवास का घेराव कर डिग्री जलाकर इसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। NSUI की पिछले लंबे समय से एक मुहिम चलाई जा रही है, नौकरी दो या डिग्री वापस लो। इसी मुहिम के साथ दिनांक 26/2/2021 को NSUI मुख्यमंत्री आवास कूच करेगी और साथ ही अपनी डिग्रियों की प्रतिलिपियों को लेके मुख्यमंत्री आवास पर जलाएगी। मुख्यमंत्री, ये जो प्रदेश सरकार है जिसने 2020 में रोजगार वर्ष घोषित किया, 5 लाख वैकेंसीज निकाली, उसी साल अक्टूबर में CMI की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा 22.3 बेरोजगार दर घोषित किया गया। इन्हीं चीज़ों के मद्देनज़र देखते हुए प्रदेश का युवा आज आत्महत्या कर रहा है। NSUI। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।